क्रोमोफोर को जनरली आज की क्लास में हम देखेंगे, जो पिछली क्लास में देखा सिंथेटिक डाइज को में क्रोमोफोर्स हमने पढ़े थे कि कितने प्रकार के क्रोमोफोर्स होते हैं और कौन कौन से क्रोमोफोर्स होते हैं। आज उनको हम डिफरेंट कैटेगरीज में विभाजित करके पढ़ेंगे। स्वतंत्र क्रोमोफोर या इंडिपेंडेंट क्रोमोफोर एंड डिपेंडेंट क्रोमोफोर। व्हाट आर क्रोमोफोर्स? वो क्रोमोफोर्स जिनमें एक अकेला क्रोमोफोर ही रंग प्रयुक्त करने में समर्थ होता है या एक ही क्रोमोफोर रंग प्रदान करने हेतु पर्याप्त है। फॉर एग्जाम्पल NO, NO2, N डबल बॉन्ड N, N डबल बॉन्ड NO, P पैराक्विनोनॉइड। निर्भर क्रोमोफोर या डिपेंडेंट क्रोमोफोर वो होते हैं जिनमें एक से अधिक क्रोमोफोर रंग प्रदान करने हेतु आवश्यकता नहीं, अकेला कुछ नहीं कर सकता, वो किसी दूसरे क्रोमोफोर पर भी निर्भर करता है। फॉर एग्जाम्पल एसीटोन में C डबल बॉन्ड O समूह होता है जो कि रंगीन होता है, जबकि बाई एसिटाइल समूह जिसमें 2 C डबल बॉन्ड O हैं उनके अंदर कलर प्रोड्यूस होने के कारण वो पीले रंग का दिखाई देता है। देखो जैसे कि एसीटोन जो है वो एक कार्बोनल समूह है और ये क्रोमोफोर होने के बावजूद भी कलर प्रोड्यूस नहीं करता, और बट अगर एक और आ जाता है तो ये पीला हो जाता है। इसका मतलब एक कार्बोनल दूसरे कार्बोनल पर सीधे सीधे निर्भर है, इसलिए इसको बोलते हैं डिपेंडेंट क्रोमोफोर। इसी प्रकार डाइफेनिल पॉलीन N डबल बॉन्ड O 1 और 2 या 2 जो है वो रंगीन होता है, N = 3 से 11 तक पीला, N = 5 नारंगी और N = 11 वाला बैंगनी कलर वाला होता है। देखो ये है डाइफेनिल पॉलीन। ये N का मान हम अलग अलग रखेंगे तो कंपाउंड का कलर जो है वो बढ़ता चला जाता है। यौगिक रंग क्रोमोफोर के सामर्थ्य पर भी निर्भर करता है। यदि अन्य समूह द्वारा पृथक होते हैं तो रंगीन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये पीला है, यही मैंने बताया था, बाई एसिटाइल पीला है, पर इसके बीच में अगर 2 CH2 आ जाता तो ये रंगहीन हो जाता है। इनको साथ साथ ही होना चाहिए। ये देखा गया कि डाइस केमिस्ट्री में रंग का गहरा होना इसका अनुसरण करता है। पीला, पीले के बाद नारंगी, फिर लाल, फिर जामुनी, फिर नीला, हरा और काला। मतलब ये ट्रेंड है जो कि डार्कनेस की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। ऑक्सोक्रोम किसे कहते हैं? विट ने क्या पाया कि यदि कुछ संतृप्त समूह भी, अभी तो असंतृप्तता की बात कर रही थी कि असंतृप्त होगा तो वो कलर्ड होगा, पर कुछ संतृप्त समूह भी क्रोमोफोर के साथ जुड़ जाते हैं तो रंग को गहरा कर देते हैं। इन कम को हम क्रोमोफोर की जगह कहते हैं ऑक्सोक्रोम, जैसे OH, OR, NH2, NHR, NR2, SH, SR, SO3H, सल्फोनिक एसिड, Cl, Bri, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये समूह भी अगर जुड़ जाते हैं तो ऑक्सोक्रोम के साथ, तो ये क्रोमोफोर के साथ, तो ये कलर को और डार्क कर देते हैं, गहरा बढ़ा देते हैं। ऑक्सोक्रोम 2 काम करते हैं, रंग की तीव्रता को बढ़ा देते हैं और साथ ही कपड़ों पर संयुग्मन या लवण निर्माण कर रंजक बनाते हैं। और दोनों काम करते हैं, ये तीव्रता के साथ साथ हमारे कपड़ों पर कंबाइन करके, संगुणन करके या लवण का निर्माण करके डाइज बनाने का काम भी करते हैं। ऑक्सोक्रोम जनरली 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है बैथोक्रोमिक ग्रुप, दूसरा होता है हिप्सोक्रोमिक ग्रुप। बैथोक्रोमिक या वर्णात्कर्षक समूह, वे समूह जो रंगों को गहरा करते हैं और ये समूह अवशोषण को अधिक तरंग दैर्ध्य की ओर प्रतिस्थापित कर देते हैं, जिसका कारण रंग गहरा हो जाता है। इसे रेड शिफ्ट भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर NH2 में अगर H की जगह हम एल्काइल ग्रुप CH3 समूह लगा दें तो हम देखते हैं रेड शिफ्ट दिखाई देती है, कलर और गहरा हो जाता है। हिप्सोक्रोमिक ग्रुप इसका जस्ट उल्टा है, ये रंगों को हल्का बनाते हैं कि ये समूह अवशोषण को निम्न तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित कर देते हैं, जिससे रंग हल्का हो जाता है। जैसे OH, NH2 समूह के H को अगर एसिटाइल समूह CO CH3 से अगर हम प्रतिस्थापित कर दें तो ब्लू शिफ्ट या हाइपोक्रोमिक इफेक्ट दिखाई देता है। मॉडर्न थ्योरीज क्या हैं? ये तो सब विट का सिद्धांत है। मॉडर्न थ्योरीज में भी रंग और संगठन को समझाने के लिए 2 सिद्धांत दिए गए। पहला संयोजकताबद्ध सिद्धांत और दूसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इन सिद्धांतों को समझने के लिए हम दूसरे और पदों या थ्योरीज को, हाइपोथेसिस को जानना आवश्यक है, जिस पर कि ये सिद्धांत आधारित है। पहला है प्रकाश ऊर्जा का क्वांटाइजेशन। प्रकाश ऊर्जा का क्वांटाइजेशन क्या है? हमें सबको पता है कि प्रकाश एक ड्वेल नेचर्ड होता है, इसकी ड्वेल नेचर्ड या
ये दो तरीके से व्यवहार करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो इलेक्ट्रिसिटी की तरह से व्यवहार करता है, तरंग गतिविधि तरंग की तरह से भी, और कण की तरह से या चुंबकीय घटकों से मिलकर बनता है। ये जो कण है वो चुंबक की भांति करता है और वेव्स जो है वो विद्युत की भांति व्यवहार करती हैं। परंतु ये दोनों के दोनों जो इतने ये दोनों घटक हैं, कंपोनेंट्स हैं, ये एक दूसरे के लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं और लगातार वाइब्रेट करते हैं, दोलन करते हैं। और ये तल आपतित प्रकाश के तल के लंबवत होते हैं। केवल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो है विद्युत घटक ही यौगिक के साथ इंटरेक्शन करता है, पार्टिकल वाला पोर्शन इंटरेक्ट नहीं करता। और साथ ही में ये विवरिक्त ऊर्जा पैकेट्स इकाइयों में क्वांटाइज्ड होता है, मतलब छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में, डिस्क्रीट पैकेट्स के रूप में ये जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड होती है। इस पैकेट्स को हम फोटोन या प्रकाश का क्वांटा भी कहते हैं। अणुओं द्वारा किरणों का अवशोषण। एक यौगिक तब रंगीन दिखा देता है कि वो जब दृश्य प्रकाश के कुछ विशेष भाग को अवशोषित करता है और शेष भाग को परावर्तित करता है। किसी यौगिक का रंग उसके द्वारा दृश्य प्रकाश के अवशोषित किए गए प्रकाश की मात्रा पर निर्भर करता है। कितना वो कलर डार्क होगा ये डिपेंड करता है कि उसने प्रकाश की कितनी मात्रा को एब्जॉर्ब किया है। जब कोई अणु प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है तो निरंतर ऊर्जा स्तर E0 से हाई एनर्जी लेवल E1 में संक्रमण करता है। इस ऊर्जा परिवर्तन को हम ऐसे दिखाते हैं कि अगर वो E0 से E1 पे गया तो E1 माइनस E0 इक्वल्स टू h न्यू और h/c/λ। h इज प्लैंक कांस्टेंट, c प्रकाश का वेग, लैम्डा जो है अवशोषित प्रकाश का तरंगदैर्ध्य है। अवशोषित प्रकाश की मात्रा रंजक की ज्यामितीय संरचना पर भी निर्भर करती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि डेल्टा ई जो है अणुओं में इलेक्ट्रॉन कितनी स्ट्रांगली बंधे होते हैं इस पर निर्भर करते हैं और उसके अनुसार ही अवशोषण परावैंगनी या दृश्य क्षेत्र में दिखाई देता है। जनरली देखा गया कि जो सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन इतनी दृढ़ता से बंधे होते हैं कि दृश्य परावैंगनी क्षेत्र में कोई अवशोषण नहीं करते। उसके लिए ये परावैंगनी क्षेत्र में अवशोषण करते हैं, हाई एनर्जी चाहिए, लोअर वेवलेंथ चाहिए, इसलिए कंपाउंड रंगीन हो जाता है। परंतु असंतृप्त यौगिकों में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत दुर्बलता से बंधे होते हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में, तथा अवशोषण जो है वो विजिबल रेंज में होता है और जिससे वो रंगहीन दिखाई देते हैं। जनरली देखते हैं 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम वाली तरंग दैर्ध्य की ओर अग्रसर होते हैं। जैसे जैसे डेल्टा ई का मान 71.0 से 35.5 किलो कैलोरी मोल में परिवर्तित होता रहता है, वैसे वैसे कंपाउंड जो है वो कलर दिखाई देते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि ऐसे कंपाउंड जिनके पास मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, गतिमान इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनका संक्रमण लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी स्टेट में हो जाता है और जिनका ऊर्जा स्तर 71 से 35.5 किलो कैलोरी पर मोल होता है, वो कंपाउंड जनरली कलर्ड दिखाई देते हैं।